व्यापार भारतीय संस्कृति के विस्तार में व्यापार की भूमिका। तो भारतीय संस्कृति के विस्तार में व्यापार की क्या भूमिका रही, आज हम ये जानते हैं। ठीक है, देखिए, रोल ऑफ ट्रेड इन कल्चर एक्सपेंशन। ठीक है, प्राचीन भारत में भारतीय संस्कृति के विस्तार के दो मुख्य कारण माने जाते थे, जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, व्यापारिक आदान प्रदान, दूसरा धर्म प्रचार की संस्कृति। ये दो ही बातें थीं जो कि दूसरे देशों को हमारे देश से जोड़ने का कार्य करती थी, या हमारी संस्कृति दूसरे देशों तक पहुंची। ये दो ही चीज़ें उसमें कॉमन थी। तो वो किस तरीके से थी, आइए जानते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में सैंधव सभ्यता से लेकर मुस्लिम शासन की स्थापना तक अनेक राजाओं का शासन रहा, जैसे मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश, पौलव चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार, निरंतर बढ़ता राष्ट्रकूट वंश आदि। ठीक है, इन सभी के शासनकाल में भारत का व्यापार निरंतर बढ़ता रहा। मतलब जब तक भी इन वंशों का शासन रहा, तब तक हमारे व्यापार में प्रगति और उन्नति होने की पूरी संभावना थी और होती गई। ठीक है, भारत से विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं में सूती कपड़े, मसाले, हाथी के दांत और उससे बनी हुई चीजें, मोती, कीमती पत्थर, दालचीनी, काली मिर्च आदि प्रमुख थे। ठीक है, भारत में आयात की जाने वाली जो वस्तुएं थी वे थी सोना, चांदी, तांबा, मूंगा, शराब, खजूर, रेशम आदि और अरबी घोड़े एवं गुलाम थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम दूसरे देशों को क्या बेचते थे, मतलब कि क्या हम अपने देश से निर्यात चीज़ें करते थे, तो उनमें क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो, सूती कपड़े, मसाले, हाथी के दांत, उनसे बनी हुई चीज़ें, कीमती पत्थर, कीमती पत्थर, दालचीनी, काली मिर्च आदि प्रमुख थे। ठीक है, जो कि आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। ठीक है, आयात मतलब कि निर्यात किए थे हम दूसरे देशों को देते थे। अब देख लेते हैं हम निर्यात क्या चीज़ें करते थे, मतलब आयात क्या करते थे दूसरे देशों से। उसमें था सोना, चांदी, तांबा, मूंगा, शराब, रेशम, अरबी घोड़े एवं गुलाम, जो हम दूसरे देशों से लेते थे अपने सामान के बदले में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भारत का विभिन्न देशों से व्यापार होता था। चीन, जापान, कोरिया, फिलिप्स आदि देशों में व्यापारिक आदान प्रदान का ही यह परिणाम था कि वहाँ पर बहुत ही तेजी से पनपा। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है बहुत तेजी से पनपा। चीन जाने वाले प्रथम भारतीय धर्म प्रचारक धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग, दो बुद्ध आचार्य थे जो अपने साथ बौद्ध धर्म ग्रंथ और बौद्ध की अस्थियां ले गए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। मतलब कि चीन जाने वाले जो पहले दो व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का वहाँ पे प्रचार किया था, उनमें पहले का नाम था धर्म प्रचारक धर्मरत्न और दूसरे थे कश्यप मातंग, जिन्होंने बौद्ध की अस्थियां ले जाकर वहाँ पे बौद्ध की धर्म की जानकारी दी और उसका प्रसार किया, जिससे वहाँ के लोग बौद्ध धर्म से परिचित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को जानना शुरू किया। ठीक है, भारतीय व्यापारियों द्वारा दक्षिण पूर्वी देशों के व्यापारियों के साथ व्यापार किया जाता था, जो ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी से चला आ रहा था। इन देशों में बहुमूल्य मसाले पैदा होते थे और बहुमूल्य धातु पाई जाती थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि 5वीं-6वीं शताब्दी से चला आ रहा था वो व्यापार जो कि दक्षिण पूर्वी देशों में किया जाता था, इन देशों में बहुमूल्य मसाले पैदा होते थे और बहुमूल्य धातु भी पाई जाती थी। मतलब कि वहाँ की जो मृदा थी, मतलब कि जो मिट्टी थी, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, जिसमें जो हम खेती करते थे, जो भी हम फसल उगाते थे, वो बहुत अच्छी होती थी और मिट्टी के अंदर खुदाई करने पर हमें बहुत अच्छी वस्तुओं को देखने के लिए मिलता था। मतलब सोना चांदी बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की मिलती थी। इन देशों के निवासी सभ्यता की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए थे और वे आगन्य जाति के थे, मतलब पिछड़े हुए थे, उन्हें अपनी इस चीज का ध्यान नहीं था। अतः लगभग उनका पूरा का पूरा भारतीय व्यापारियों के हाथ में ही था। जो व्यापार था उनका वो पूरा का पूरा भारतीय व्यापारियों के हाथ में था। भारत ही वहाँ का व्यापार चलाता था। ठीक है, कहाँ गए थे। इसका परिणाम यह भी रहा कि भारत के निवासी ईसा की प्रथम सदी से वहाँ बड़ी संख्या में जाकर बस गए थे। मतलब हमारे जो भारत में रहने वाले लोग थे वहाँ जाकर बस गए। सारे इंडोनेशिया तथा इंडोचीन में जगह जगह पर भारतीयों के राज्य स्थापित हो गए थे। इसका प्रभाव यह भी पड़ा कि
भारत की संस्कृति का वहाँ की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो वहाँ भी आज देखने को मिलती है। यही कारण है कि कम्बोडिया और सियाम में बैंकॉक के रहने वाले पुरोहित एवं बौद्ध मतवावलंबी उपवती जनेऊ धारण करते थे। ठीक है, हिंदू और बौद्ध मूर्तियों को पूजते और राजसभाओं में पुरोहित कार्यों का अनुष्ठान करते। इंडोचीन, मलाया और जावा में अभी तक भी नाटक, नृत्य, अभिनय तथा कठपुतलियों के खेलों के विषय रामायण, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं से भी ग्रहण किए जाते थे। वहाँ के जो लोग थे वो हमारे देश की संस्कृति को खेल के माध्यम से, मेलों में नाटकों के माध्यम से दूसरे लोगों को समझाने का प्रयास करते थे, वेशभूषा वैसी करके, तो नाटक करके। तो हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार दूसरे देशों में इस तरीके से किया जाता था। भारत और बेबीलोनिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इस संबंध का यह प्रभाव हुआ कि वहाँ की मुद्राओं तथा भवनों पर भारतीय हाथियों के और बंदरों के चित्र अंकित किए जाते थे, जो कि बेबीलोनिया जगह का नाम है। वहाँ के पर हमारे भारत के जो जानवर हैं जैसे कि हाथी और बंदर, दोनों के चित्र देखने को मिलते हैं। भारतीय व्यापारियों द्वारा बहुमूल्य सागवान की लकड़ी बेरोजिगा और यूक्रेस तक भेजी जाती थी। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मुंगेर के शासक ने बुंदीचर के महल में अनेक स्तंभ सागवान की लकड़ी के बने हुए थे। मिस्र में बने लकड़ी के गुब्बर भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में बनी हुई मलमल भारतीय वस्त्र मिस्र सब मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए आवरण के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। इस तरह चीन में बने रेशम के वस्त्र भारतीय राजाओं की पसंद रहे। ठीक है, अंत में यह कहा जा सकता है कि भारतीय व्यापार ने भारतीय संस्कृति के विकास विस्तार में अभूतपूर्व योगदान दिया है। विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति का विकास और भारतीय संस्कृति का प्रचलन बढ़ा। मुद्रा और भवनों के निर्माण तथा साहित्य पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, अब आपने यहाँ तक जाना कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव कैसे और देशों में पड़ा और व्यापार भी इससे किस प्रकार से प्रेरित हुए। ठीक, अब आता है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया है क्या? ठीक है, मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को आरंभ की गई एक पहल है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय एक बहुराष्ट्रीय दोनों प्रकार की कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मेन इन इंडिया, ठीक है, मेन इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य, मेक इन इंडिया योगा, इनमें जो छापने वाले होते हैं उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, मेक इन इंडिया का पहल का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा कौशल वृद्धि में ये क्षेत्र इस प्रकार है। मतलब कि इन्होंने ऐसी 25 जगह को अपने काम में लिया कि 25 काम ऐसे होंगे जो जिनमें उन्हें सुधार करना है और सभी व्यवसायी, मतलब कि जितने व्यापार करने वाले बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉफिट हो इन चीज़ों से। वो 25 चीज़ें ऐसी उन्होंने ढूंढी जिनसे लोकल व्यापारी जो होते हैं, छोटे व्यापारी, उनको भी फ़ायदा हो और बड़े व्यापारियों को भी फ़ायदा हो। तो उनमें क्या क्या चीज़ें थी देख सकते हैं आप। पहला ऑटोमोबाइल्स है, मतलब ऑटोमोबाइल्स में आप देख सकते हो जैसे कि आपके जो आप फ़ोन यूज़ करते हो, मतलब कि जो हमारे पास हमारे होते हैं अपने फ़ोन, ठीक है, पर्सनल मोबाइल जिसे हम कह सकते हैं, उसका इन्होंने एक तरीके से आह्वान किया लोगों तक पहुंचाने का। विमानन, मतलब कि इन्होंने व्यवस्था की जैसे कि अब एरोप्लेन से आप बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हो। रसायन में इन्होंने बहुत से सुधार किए। रक्षा विनिर्माण, मतलब कि ऐसी 25 चीज़ें थीं जिसमें इन्होंने सुधार किए। देखो जैसे कि सबसे लास्ट वाला आप देख सकते हो, स्वास्थ्य के लिए इन्होंने हॉस्पिटल निर्माण किए। ठीक, और मशीन के लिए विद्युत मशीनरी, मतलब मशीनरी जो उसकी बिजली से चलने वाली मशीनें होती है उनका आविष्कार किया। ठीक है बच्चा, तो आगे देखते हैं अब व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। मतलब कि अब खंड 2 में हम आ चुके हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब कि व्यापार की प्रकृति कैसी होती है और व्यापार किया किस लिए जाता है। आखिरकार व्यापार करने का मोस्ट
पॉइंट होता क्या है वो चीज़ हम इसमें समझेंगे, ठीक है। भूमिका या इंट्रोडक्शन। मानव का जीवन अर्थ प्रधान है, ठीक है, ठीक ही कहा गया है। अर्थ अर्थ से पुरुषो दास, अर्थात पुरुष अर्थ का दास है। प्रत्येक व्यक्ति को जीविकापोर्जन हेतु कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिस उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना पर आवश्यक होता है। मतलब अपने जीवन को जीने के लिए हमें बहुत से काम मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको करने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं करनी होती हैं, जिनके बदले हमारी इच्छा पूर्ति हो सकती है, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं, बिना उसका जीवन व्यतीत होना असंभव नहीं है, ठीक है। बिना उसके जीवन व्यतीत होना मतलब जब तक कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, हमारा जीवन व्यतीत करने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक चिंतन भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ही संभव है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है। व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है। इसके विभिन्न रूपों का हमारे दैनिक जीवन एवं आर्थिक प्रणाली से इतना सीधा और घनिष्ठ संबंध है कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इससे परिचित न हो। व्लीहर के शब्दों में मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ बना रहता है। देख सकते हैं आप, इन्होंने परिभाषा दी है। तो इनका कहने का मतलब है जिस प्रकार मौसम से हमारी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है, मतलब जुड़ाव रहता है, धूप, वर्षा, पानी, मतलब ये जो भी मौसम चेंज होते हैं उनसे हम जुड़े रहते हैं, वैसे ही व्यापार से भी हमारा संबंध पहले से ही चला आ रहा है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम आसपास के लोगों से जुड़ाव रखते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे ही व्यापार और मौसम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। प्रातः काल से लेकर शाम काल तक प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है जो उसे व्यवसाय द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। यही नहीं, वह अनेक ऐसे व्यक्तियों से लेन देन करता है जो व्यवसाय में ही जुड़े हुए हैं। गली के नुक्कड़ अथवा बाजार में स्थित पंसारी, विसाती, हलवाई, बजाज दर्जी, नाई, धोबी, मोची आदि अनेक ऐसे व्यापारी हैं जिनसे किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति का संपर्क रहता ही है, ठीक है। अतः उस प्रश्न उठता है कि व्यवसाय क्या इन्हीं तक सीमित है? नहीं जी, व्यवसाय इनसे कहीं अधिक बड़ा है या व्यापक है। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, ठीक है। अगर हम ये कहें कि आसपास के लोगों से ही जुड़ाव रखना व्यापार है तो आप ये नहीं कह सकते, बल्कि व्यापार बहुत बड़ी संख्या में होता है, बहुत देश विदेश में होता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में किया जाता है। तो व्यापार कोई छोटी प्रणाली नहीं है, यह एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो व्यक्ति करते हैं, ठीक है। अगर आप कहें कि किराने की दुकान, हलवाई की दुकान, आसपास के लोगों से सामान खरीदना व्यापार है, नहीं, यह इससे भी बड़ा व्यापार होता है। तो आगे देखते हैं, व्यापार को जानने के लिए हमें दो प्रकार की एक्टिविटी को समझना होगा जिन्हें हम मानवीय क्रिया या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है? मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली आर्थिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ और दूसरे अनार्थिक नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज़। तो हम दोनों को पहले समझ लेते हैं, हमें पूरा ये क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनका अर्थ पता होना चाहिए। तो शब्द से हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आर्थिक क्रिया। तो बेटा हम पूरा पैरा ना पढ़ के हम आपको कुछ चीज़ें समझाते हैं। जैसे पहले आप यहाँ नीचे देख लिए, एडम स्मिथ ने कहते हैं जी कि जिन क्रियाओं द्वारा धन का उत्पादन होता है वह आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है। मार्शल के शब्दों में भी इन्होंने कुछ दिया है। तो पहले आप समझिए, जो कार्य आप धन कमाने के लिए करते हैं उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो जो भी काम या जो भी नौकरी आप पैसों के लिए करते हैं वो आर्थिक क्रिया होती है। वहीं इसका जस्ट अपोजिट अनार्थिक क्रिया होता है, जो जैसे कि हम आपको समझाते हैं। देखिए अनार्थिक क्रियाएं यहाँ पे दे रखी हैं। ये तो आर्थिक क्रियाएं अपने भी पीछे क्लियर हो गई। देखो आपको दे रखा है, इन्होंने सिलाई करता हुआ कोई व्यक्ति, ये टेलर है, एक मोची दिया हुआ है, इधर टीचर हैं। वहीं आगे दिखाते हैं हम आपको, ये बर्तन बनाने वाले कुम्हार हो गए, ठीक है। देखिए अब आता है अनार्थिक क्रियाएं। तो अनार्थिक क्रियाएं कहते किसको हैं?
अनार्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम अपनों के लिए करते हैं या जिनका मकसद धन कमाना नहीं होता, उसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बहुत से काम होते हैं जो कि आप बिना पैसों के भी करते हो, जैसे टीचर का बच्चों को पढ़ाना एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि टीचर को उस चीज़ की सैलरी मिलती है। जबकि उसी टीचर का अपने बच्चों को पढ़ाना एक अनार्थिक क्रिया में है, क्योंकि उसके लिए कोई उसे पैसे नहीं मिलेंगे, वो अपने बच्चों के लिए उस काम को करता है। ठीक है, वैसे ही आप किसी और माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मम्मी का घर पे खाना बनाना, वही दूसरे घर में जाके खाना बनाना, वो आर्थिक में आ जाएगा, और अपने घर पे बनाना अनार्थिक में। तो जो काम बिना पैसों के लिए अपनों के लिए किया जाता है उसे अनार्थिक, और जो पैसों के लिए किया जाए उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आगे देखते हैं। देख सकते हैं आप, इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि कोई भी गेम खेलना, बैट बॉल खेल रहा है कोई व्यक्ति, उसे अनार्थिक क्रिया कहेंगे। अपने मन की शांति के लिए योगा करना, और जबकि हम दूसरे को अगर सिखाएं तो वो अनार्थिक में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दे रखा है इन्होंने, बच्चा है और माँ की फ़ोटो दे रखी है। मतलब बच्चा कुछ अपनी माँ के लिए अगर करता है तो वो अनार्थिक क्रिया में आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक श्रेणी में रखने के आधार, तो इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, हम पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, समझिएगा। देखिए, आर्थिक क्रिया का प्रयोजन अथवा उद्देश्य, क्रिया का प्रयोजन या उद्देश्य, जैसा कि मैं अभी आपको क्लियर कर चुकी, जो भी काम पैसों के लिए किया जाए वो आर्थिक, जो पैसों के मकसद से ना किया जाए उसे अनार्थिक हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरणार्थ आप देख सकते हो, फुटबॉल का खिलाड़ी मनोरंजन के लिए खेलता है, अनार्थिक क्रिया है, सॉरी। जबकि पारिश्रमिक लेकर खेलना, मतलब कि पैसे लेकर खेलना, उसे हम आर्थिक क्रिया में कहेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। क्रिया का धन से प्रत्यक्ष संबंध होना, हमें सीधा पता चले ये व्यक्ति इस काम को करेगा तो इसको इसके बदले ये चीज़ मिलने वाली है, तो उसे हम आर्थिक में तुरंत कह देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर किसी काम को करने के लिए हमें कोई भी चीज़ मिलती है प्रॉफिट के रूप में, तो उसे हम आर्थिक के रूप में तुरंत कह सकते हैं। और जबकि किसी काम को करने के बदले हमें पैसा ना मिले तो हम आर्थिक कहेंगे। देखो, जैसे कि एक नर्स घर पर कार्य का करना व अस्पताल में कार्य का करना, घर पर कार्य करना अनार्थिक क्रिया है, जबकि अनार्थिक क्रिया है क्योंकि इसके बदले में उसे कोई धन प्राप्त नहीं होता। जबकि नर्स का अस्पताल में कार्य करना है, हॉस्पिटल में काम करना एक आर्थिक क्रिया होगा, उसके बदले उसे वेतन मिलेगा। ठीक है, नर्स का अपने बच्चों को ट्रीटमेंट देना अनार्थिक, और किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना आर्थिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, क्रिया की वैधानिकता, मतलब कि धन से संबंधित वे सभी क्रियाएं जो राज्य व वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करती आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। सिर्फ आप इस बात को नहीं कह सकते कि कोई भी काम अगर पैसों के लिए किया जा रहा है तो वो आर्थिक क्रिया में आएगा। हाँ, वो आर्थिक क्रिया में आता है, लेकिन वो वैधानिक रूप से, कानूनन रूप से सटीक भी होना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखो, उदाहरण के लिए घूसखोरी है तो आर्थिक क्रिया, मतलब किसी से पैसे लेना काम करने के बदले, जैसे कि आप वो समझ सकते हो जो रिश्वत। ठीक है, चोर बाजारी, चोरी, डकैती, ये सभी क्रियाएं हैं तो पैसों के उद्देश्य से की गई, लेकिन आर्थिक में होने के बावजूद भी वैधानिक रूप से ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें अनार्थिक क्रिया की संज्ञा ही दी जाएगी। आप इन्हें आर्थिक क्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ अपने मकसद के लिए की जा रही हैं। भले इनमें हमें पैसा मिलेगा, बट ये अपने मकसद के लिए हो रही हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, तो इन्हें हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। तो नीचे कुछ इन्होंने दिया है, अंतर दिया हुआ है, आर्थिक क्रिया व अनार्थिक क्रियाओं में अंतर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो कुछ पॉइंट है, मैं इन्हें आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अंतर का आधार दे रखा है आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अर्थ, सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। वे सभी मानवीय क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से वेग से संबंधित होती हैं, जैसे दुकानदार द्वारा वस्तुएं बेचना, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, किसान का खेत जोतना आदि। ठीक है, ये सभी क्रियाएं होती हैं आर्थिक, मतलब कि जो दूसरे व्यक्तियों के लिए की जाए और बदले में आपको पैसा उसका मिलता है, तो वो होती हैं आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, अब आता है अनार्थिक क्रिया। मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता अनार्थिक क्रियाएं कहलाते हैं, जैसे मनोरंजन,
देश सेवा, देश प्रेम या परोपकार। किसी की मदद कर देना अनार्थिक क्रिया है। किसी भी तरीके से आप अगर किसी की मदद करते हो और आप बदले में ये नहीं सोचते कि ये मुझे कुछ दे, तो वो अनार्थिक क्रिया में आएगा। सेकंड पॉइंट समझते हैं मुद्रा से। आर्थिक क्रियाओं का धन से संबंध होता है, ठीक है। मुद्रा से संबंध, आर्थिक क्रियाओं का संबंध सीधा मुद्रा से सटीक रूप से माना जाता है, जबकि इसका जो हमारी अनार्थिक क्रिया होती है इसका धन से कोई संबंध नहीं होता। यह अपने मन की खुशी के लिए भी की जा सकती है। अर्थशास्त्र में इन दोनों का महत्व क्या है? अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन होता है। जो हमारी इकोनॉमी की बुक है उसे में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का हमें अध्ययन नहीं करना होता। पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ आती है वो इकोनॉमी में आती हैं, और अनार्थिक क्रिया पैसों से रिलेटेड नहीं होती, इसलिए हम इन्हें इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ सकते। तो आगे देख सकते हैं आप, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के वर्गीकरण को निम्न चार्ट से स्पष्ट किया जा सकता है। इन्होंने अभी एक पॉइंट रह गया ऊपर, देखिए मूल्यांकन। इनका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है, जैसे मजदूर की मजदूरी, ठीक है। काम के हिसाब से जो हमारी आर्थिक क्रिया होती है उसे मापा जा सकता है और पैसों में तोल देते हैं, जबकि जो हमारी ये होती है अनार्थिक क्रिया उसमें हमें इनका मुद्रा से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जैसे मजदूर द्वारा अपने घर पर अपने मकान के लिए बनाने मेहनत करना, तो इसका मुद्रा से हम तोल नहीं सकते, क्योंकि वह अपने आप के लिए वह चीज़ को करता है। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, ठीक है। हमें अनार्थिक क्रियाओं को इनमें नहीं पढ़ना। अनार्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है कि किस प्रकार आर्थिक क्रियाएं की जा सकती हैं। इन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट व्यवसायिक, सेकंड पेशे संबंधी और थर्ड है नौकरी संबंधी क्रियाएं, ठीक है। 3 प्रकार से होती हैं, तीनों को समझ लेते हैं। पहली है व्यवसायिक क्रियाएं, बिजनेस एक्टिविटीज़। वस्तुओं व सेवाओं के नियमित उत्पादन तथा कर क्रय विक्रय के द्वारा धन उत्पन्न करने से संबंधित कार्य व्यवसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा वितरण सेवाएं आदि सम्मिलित की जाती है। व्यवसायिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं में आएंगी जिसमें हम किसी को लेना देना करें आपस में, ठीक है। बदले में कुछ हम लेने की भी भावना रखें। किसी को अगर हमने कुछ दिया है तो वो हमें बदले में कुछ उसको वापस दे, तो उसे हम व्यवसायिक क्रिया कहते हैं। जबकि पेशा संबंधी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, विशिष्ट निपुणता प्राप्त व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों का कुशल सेवा या सलाह देने के कार्य पेशा संबंधी क्रियाएं कहलाते हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड एजेंट आदि। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये सभी पेशे संबंधी हैं। पेशा उसे कहते हैं जिसकी मतलब जो क्वालिटी आपके अंदर पहले से हो उसे हम पेशा कहते हैं, ठीक है। किसी को सलाह देना, कोई भी बात, किसी चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी रखते हो उसकी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये भी पेशा होता है। पेशे में आपको ज़रूरी नहीं है एजुकेशन की ज़रूरत हो, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। सलाह देना, उसके बदले जो आप पैसे लेते हो उसे हम कहेंगे पेशे संबंधी क्रियाएं। आगे देख लेते हैं रोजगार अथवा सेवा संबंधी क्रियाएं। इसमें क्या आता है? नौकरी की शर्तों के अनुसार नियत पारिश्रमिक के बदले किसी अन्य व्यक्ति के अधीन तथा उनके निर्देशों के अनुसार काम करने से संबंधित कार्य सेवाएं संबंधी क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे आयकर अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, प्रबंधक, कमिश्नर आदि, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स की आप बात कर सकते हो, मतलब कि सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को पूरा करने पर हमें जो पैसे मिलते हैं उसे हम रोजगार या नौकरी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, जिनके काम के बदले उन्हें सरकार वेतन देती है, सैलरी देती है, तो वो सभी हमारे किस चीज़ में आएंगे? वो रोजगार में आते हैं। तो अब इसमें नीचे इन्होंने कुछ दिया हुआ है, देखिए मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्होंने बांटा हुआ है। आप क्लासिफिकेशन वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए मानवीय क्रियाएं। देखिए आर्थिक क्रियाओं को इन्होंने इस तरीके से बांटा है, क्रय विक्रय, उद्योग, बीमा। पहले तो आर्थिक क्रियाओं को 3 चीज़ों में इन्होंने व्यवसाय और पेशा और रोजगार, और उसके बाद इन्होंने इन चीज़ों को समझाया हुआ है चार्ट के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप अनार्थिक क्रिया आ गई है, लेकिन हम इसको, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, हम इसको अगली वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के लिए, क्योंकि देखिए 30 मिनट्स की वीडियो ये ऑलरेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और हो सके तो सपोर्ट कीजिए। बच्चा, जो भी बच्चे को ज़रूरत है, आपको लगता हो कि हाँ आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो उस तक हमारे चैनल को पहुंचाइए, जिससे वो बच्चा भी बिना किताब और बिना किसी ट्यूशन के कॉमर्स में अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, आप चाहो तो मदद कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।